उसके बाद मौलाना ताहिर पठान साहब का स्वागत तमीम भाई करेंगे। तमीम भाई अब आपके सामने बहुत देर से आप जिस तरह से राह देखते थे, ऐसे हमारे सदर साहब से गुजारिश है अल्लाह अकबर। हमारे आवाज बड़ा सदर साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनको ये शहर से दावत देता हूँ कि 100 चांद भी चमके तो कहाँ बात बनेगी, 100 चांद भी चमके तो कहाँ बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शय नशीन पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना ताहिर पठान साहब, हजरत मौलाना गुलाम सैयद अशरफी साहब, हजरत मौलाना अंजुम साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब हसन खान पठान साहब, गुजरात प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, शय नशीन पर तशरीफ फरमा मेरी इज्जतदार माँ और बहनें, मेरे मजलिस के रुफ़ा जनाब राजू मोमिन साहब, दानिश साहब, अहद साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दरियापुर से जनाब हसन लाला को मजलिस ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। उनका इंतखाबी निशान पतंग है। तो मेरी आप तमाम से ये अपील है कि 5 तारीख के दिन आप लोग सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से रवाना होकर अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करें, अपने इत्तेहाद का सबूत दें, अपने सियासी शऊर का सबूत दें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में पहली मरतबा विधानसभा या असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। आज से 2 साल पहले मजलिस ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हिस्सा लिया तो अहमदाबाद में मजलिस के अराकीन बल्दिया को आपने कामयाब किया। गोधरा में, मोडासा में, भरूच में अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पर एतमाद किया और उनको कामयाब किया। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम इंतखाबात में हिस्सा क्यों लेते हैं। मेरा मानना यह है कि भारत की जमहूरियत में, भारत के लोकतंत्र में जिस किसी समाज का सियासी उनका नुमाइंदा होगा वो समाज तरक्की करता है क्योंकि उनसे इंसाफ होता है। आज आप देखते हैं कि भारत की लोकसभा है और भारत की लोकसभा में जहां पर हर समुदाय को
उनकी नुमाइंदगी का हक मिलता है। हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने जब इस मुल्क के संविधान को, आईन को बनाया, तो उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी, मगर शिराकतदारी की जमहूरियत रहेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मगर आज अगर आप देखते हैं भारत की लोकसभा में, तो अगर सबसे कम किसी समुदाय की नुमाइंदगी है भारत की पार्लियामेंट में, तो वो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम अक़लियत की है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गुजरात में आखिरी मर्तबा अगर एक मुस्लिम अक़लियत का फर्द पार्लियामेंट को गया था तो 1984 में गया था। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 37-38 साल का अरसा हो चुका है। जब तक आप मुत्तहिद होकर अपनी एक आवाज को, चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जिला पंचायत हो, आप उनको नहीं भिजाएंगे, आपकी तकलीफ, आपकी नाइंसाफी का खात्मा नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमने आजमा कर देख लिया सरजमीन दखन में कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली तेलंगाना में और उस वक्त आंध्र प्रदेश में भी थे, हम कभी भी किसी हुकूमत में शिरकत नहीं किए, ना हमारा कोई एमएलए मिनिस्टर बना। मजलिस ने हमेशा अपनी सियासी ताकत जो अवाम ने हमको दी, जो ठहर कर धूप में, बारिश में ठहर कर हमको वोट डालकर हमको कामयाब किया, तो मजलिस ने उस अवाम के फायदे के लिए काम किया। आज सरजमीन हैदराबाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली हैं, 44 अरकान बल्दियां हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ जिलों में 100 से ज्यादा मजलिस के अरकान बल्दियां हैं। हमारा एक डिप्टी मेयर भी है, वाइस चेयरमैन भी है, और आपको मैं बता रहा हूं कि मजलिस का एक मेडिकल कॉलेज भी है, मजलिस का एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मजलिस का एक MBA MCA कॉलेज है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, नर्सिंग का कॉलेज है, बी फार्मेसी का कॉलेज है, और भारत के आईन और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत इन तालीमी इदारों का क़याम हमारे मरहूम कायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की बसीरत अफरोज दूरंदेश क़ियादत ने इसको कायम किया। आप अंदाजा लगाइए कि 84 से डेक्कन मेडिकल कॉलेज में हर साल 150 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। 84 से आज हम 2022 में आ गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में हर साल 250 बच्चे इंजीनियर बनकर निकलते हैं। MBA का कॉलेज है, MCA का कॉलेज है, फार्मेसी का है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के 50 हर साल बच्चे MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके निकलते हैं। भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, सियासी जमात का इस तरह के तालीमी इदारे नहीं है, और कामयाबी से तालीमी इदारे चल रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि उन तालीमी इदारों से 37-38 साल से जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA MCA आर्किटेक्ट ये बनकर निकल रहे हैं, वो ना सिर्फ वो ताकतवर हो रहे हैं, बल्कि उनके घर से गुर्बत का खात्मा हो रहा है, जहालत का खात्मा हो रहा है, उनको अपने हुकूक मालूम होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं नाइंसाफी के खिलाफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने कैसे कायम किया? हैदराबाद की अवाम ने मजलिस को सियासी ताकत दी, तो हमने उस सियासी ताकत का इस्तेमाल अपनी जेब या अपने तिजोरियों को भरने के लिए नहीं किया। हमारे मरहूम कायद सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सियासी ताकत का इस्तेमाल अवाम को, गरीब मुसलमानों को, दलितों को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। 2-2 अस्पताल मजलिस हैदराबाद में चलाती है। एक 400 बेड का अस्पताल और एक 800 बेड का अस्पताल मजलिस चलाती है।
कम से कम पैसों में वहां पर उन गरीबों का इलाज होता है। कोविड जब शुरू हुआ था तो सबसे कम पैसों में कोविड का इलाज मजलिस के असरा हॉस्पिटल में किया जाता था। लोग ताज्जुब करते थे कि दूसरे अस्पतालों में एक एक दिन का 2-2 लाख, 5-5, 10-10 लाख किराया है, कैसे मजलिस के दवाखाने में कम से कम पैसों में इलाज हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये शख्स क्या कह रहा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आप मजलिस को सियासी ताकत देंगे, अगर आप यहां से लाला को कामयाब करेंगे, अगर जमालपुर की आवाम साबिर भाई को कामयाब करेगी, दानी निमड़ा की आवाम हमारी बहन को कामयाब करेगी, कौशिका परमार को, अगर वडगाम की जनता हमारे उम्मीदवार को कामयाब करेगी, तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं है जो सियासी ताकत आप हासिल करेंगे, मजलिस उस सियासी ताकत को इस्तेमाल करेगी, तालीम के इदारे कायम करेगी। हां, डेवलपमेंट का काम तो होता है, मगर मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेंगे, आपको तालीमी इदारे कायम करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम तालीमी इदारे जितने हैं जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, ये मेरे जाती इदारे नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में ये नहीं बांटे जाएंगे। ये आपका एक असासा है, कौम और मिल्लत का असासा है। ये ट्रस्ट के तहत ये काम होता है। मैं मर जाऊंगा और हम सब इस दुनिया से जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक के तालीमी इदारे आबाद और शादाब रहेंगे। ये आपकी ताकत है, आपकी अमानत है, आपकी दौलत है। तो ये बात आपको समझना है कि मजलिस जब वोट मांगती है तो सिर्फ एमएलए बनने के लिए वोट नहीं मांगती मजलिस वोट। मजलिस जब आपसे कहती है कि पतंग के निशान पर 5 तारीख को जाकर वोट डालो लाला को या साबिर भाई को, इसलिए नहीं कि वो जाकर असेंबली में बैठ जाए या आपके इलाके में डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए कि आप ताकतवर हो, आपको ताकत मिले, आपका रोब और दबदबा बढ़े। ये काम आपको करना है। लोग बोलते हैं कि क्या ताकत, क्या रोब दबदबा बताओ। आज से 1 महीना 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकने की कोशिश की, वीडियो जारी किया। पूरी आवाम रोडों पर निकल कर आ गई। नामूस रिसालत का मसला एक हिसास मसला था। तमाम नौजवान रात रात भर हैदराबाद के पुलिस स्टेशन के सामने धरना देते थे और मुझसे पूछते थे कि ओवैसी साहब तुम क्या करोगे, इसका जवाब क्या दोगे। तो मैंने कहा इसका जवाब हम पत्थर से नहीं देंगे, इसका जवाब हम तशद्दुद से नहीं देंगे, इसका जवाब हम कानून से देंगे। हमने तेलंगाना के हुकूमत से कहा कि कानून को इस्तेमाल करो, वो भाजपा के एमएलए के खिलाफ। हमसे पूछा गया कौन सा कानून, हमने कहा तड़ीपार का कानून लगाओ, इसको जेल में डालकर बंद करो, जब इसका दिमाग हल्का होगा। 2 महीने से ज्यादा, 2 या 3 महीने करीब वो भाजपा के एमएलए अपने आप को जेल में उसको रखना पड़ा। हाई कोर्ट से बेल लेकर आया। ये आपकी ताकत होती है। आपकी ताकत ये नहीं है कि आप रोड पर निकल कर आकर नारे मारें और उसके बाद आप घर जाकर सो जाएं। और याद रखिए मेरी इस बात को, आप और हम हर रोज एहतजाज नहीं कर सकते। कितने दिन एहतजाज करेंगे, मगर एहतजाज करना जरूरी है, मगर आपकी ताकत कहां है बताइए। हमने सरकार से कहा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब नौजवान रात में हैदराबाद में एहतजाज कर रहे थे तो एक रात में सुबह 2:30-3 बजे 80 बच्चों को उठाकर गिरफ्तार करके लेकर चले गए। घर के दरवाजों को हजरत पुलिस लात मारकर बच्चों को पकड़कर लेकर गई। उनके माँ बाप ने हमको टेलीफोन किया, परेशान थे। मैंने उनके माँ बाप से कहा कि अम्मा तुम मुझे 1 घंटे का टाइम दो, सही सलामत तुम्हारे पूरे बच्चे अपने घर को आएंगे। और अल्लाह का करम है कि 1 घंटे के अंदर मजलिस के कारपोरेटर उस पुलिस स्टेशन को गए। हमने पुलिस से ये कहा कि इन बच्चों ने कुछ गलती नहीं की है,
एहतजाज किया है, पुरअमन एहतजाज किया है और 1 घंटे के अंदर 80 बच्चों को पुलिस स्टेशन से रिहा करवाकर उनके घर को हमने रवाना किया। तो मीडिया ने क्या किया? बच्चों को जब रिहाई अमल में आई, एक तो गैर जरूरी के घर को तोड़कर बच्चों को पकड़ा गया, तो वो बच्चे जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो मुझसे फोन पर बात की, तो किसी ने होशियारी की, बीजेपी का एजेंट था होगा, उसने मेरे फोन की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके मीडिया ने खूब चलाया। और देखो वैसी बच्चों को पुलिस को दबाव डाल के छुड़ा दिया। मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कौन सा गलत काम किया? जो बच्चे बेकसूर हैं वो पुलिस से छूटने चाहिए, जो गुनाह करते हैं उनको जेल को भिजाइए। ये बच्चे बेकसूर थे, हमने उनको छुड़ा दिया। ये आपकी ताकत होती है। इस ताकत को आपको समझना है। अगर आप ये समझेंगे कि हम बहुत बड़ा नारा मार देंगे, तो कहां आपकी ताकत नहीं है। वो आपकी ताकत आपका एमएलए है। आपकी ताकत, आपकी सियासी ताकत वो होती है कि जिससे आपके मसाइल हल होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझना है। मैं जब कभी भी कल अहमदाबाद में था, मुझे हैदराबाद से एक लड़के ने फोन किया और कहा, फोन पे फोन कर रहा है, एसएमएस भी जा रहा है कि अर्जेंट बात करो, अर्जेंट बात करो। आखिर में 10-15 मरतबा जब उसका अर्जेंट आया, मैं फोन किया, मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्या है, जिंदगी और मौत की क्या फैसला है, कुछ बताओ। तो बोला कि नहीं ओवैसी भाई, एक पुलिस के इंस्पेक्टर ने गैर जरूरी मेरी गाड़ी को रोक लिया और 500 रुपए का चालान किया। मेरी गाड़ी को रोक लिया, मैं जोमेटो चलाता हूं, जरा छुड़ा दो ना। मैंने कहा दो फोन एसआई को, तो एसआई ने कहा मैंने बात करूंगा। मैंने फिर एसआई को मिला, मैंने कहा छोड़ दो, गरीब है, जोमेटो का एजेंट है, अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला गया। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि क्या जब तुम्हारी गाड़ी अगर कोई गैर जरूरी को रोक लेता है तो क्या तुम अपने एमएलए को फोन कर सकते हैं? आप क्या आप अपने एमपी को फोन कर सकते हैं? आप हम फोन उठाते हैं उनका, क्योंकि हम उनके खादिम हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप गलत मत समझो, मैं एमपी हूं मगर मैं खादिम हूं जनता का। आपने मुझे कामयाब किया, आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मैं कामयाब हुआ। ये काम, ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर हैदराबाद में जितने उर्दू स्कूल हैं, आपको जानकर हैरत और खुशी होगी कि हर साल हम उन स्कूलों में गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं 10,000 स्कूल के बैग उनको देते हैं। 10,000 स्कूल के बैग, उसमें एक लॉन्ग बुक, कंपास बॉक्स होता है। 10वीं जमात के बच्चों की इम्तिहान की फीस देते हैं, कितने 5-5 हजार बच्चों की। 10th के एग्जाम की ऑल इन वन गाइड बनाकर दिया जाता है कि पढ़ो तुम जाकर काबिल बनो। ये काम मजलिस करती है, इसीलिए हम कामयाब होते। असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर से नहीं जीतता। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए जीता कि हमारे बुजुर्ग सलाहुद्दीन ओवैसी में दूरंदेशी थी, उनमें यह ईमानदारी थी, उनमें डर था कि उन्होंने कहा कि जो गरीब आवाम धूपों में ठहर कर मुझे वोट डालती है, वो गरीब आवाम जो फसादात में अपने माँ और बहन को खो दिया, वो गरीब आवाम जिसमें फसादात में उनके घरों को जला दिया गया, वो गरीब आवाम जो फसादात में पुलिस की गोलियों का शिकार होकर शहीद हो जाते हैं, वो गरीब आवाम जो झूठे पुलिस के केसों में जेलों में सड़ते हैं, उन्हीं की वजह से मजलिस को यह मुकाम हासिल हुआ। मजलिस गरीबों से पनपी और गरीबों में कायम है। मजलिस कोई दौलतमंदों की पार्टी ना थी ना कभी रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आप समझिए। एमएलए कोई भी बन सकता है, एमपी कोई बन सकता है, मगर आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या ताकत मिल रही है? हाँ, कोई पैसे खर्चा करेगा, खूब पैसे लुटाएगा, मगर आपको क्या मिल रहा है? बताओ मेरे को, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है, मजलिस से नफरत की जाती है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया है, मेरा ख्वाब है कि इंशाअल्लाह ताला मैं गुजरात में वो काम करूं जो हमारे बुजुर्गों ने हैदराबाद में किया था। और इसमें आपका साथ चाहिए,
इसमें आपका ताउन चाहिए, इसमें आपकी दुआएं चाहिए। और मैं आपको ख्वाब बतला रहा हूं, आप बड़े ख्वाब देखना शुरू करो। लोग बोलते हैं कि मजलिस फुला बीजेपी की एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह से मिलते हैं, बात करते हैं। यहां के कांग्रेस के एमएलए ने भी किसी मीडिया के सामने कहा, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं दुनिया के किसी शाह को नहीं मानता। याद रखो मेरी इस बात को, मैं किसी शाह को नहीं मानता, मैं किसी शाह को मानता ही नहीं हूं। मगर ये बोले जाते हैं इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। अरे याद रखो, तुम आज दुनिया में तो बोल रहे हो, मगर तुमको अपने इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। उस दिन जवाब देना पड़ेगा जब रब्बे करीम एक एक इंसान की राय बराबर नेकी का अजर देगा और राय बराबर गुनाह का तुमको जवाब देना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां के कांग्रेस के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो या उनके सियासी बाप मेरे खिलाफ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। जहां कहीं इलेक्शन लड़ते, अरे आ गए वोट काटने के लिए। अरे कांग्रेसियों, ये तो बताओ तुम्हारा राहुल गांधी कैसे हार गया अमेठी से? क्या मैं जाकर अमेठी में इलेक्शन लड़ा था? क्या मैं लड़ा था? नहीं लड़ा, वो हार गए। स्मृति ईरानी से हार गए। तो क्या कोई तुमने स्मृति ईरानी से मैच फिक्सिंग कर ली थी? कांग्रेस पार्टी के कितने 50 या लोकसभा में कितने एमपी हैं? तुम्हारे इतने कम क्यों हो गए? क्या तुमने अमित शाह के पास बैठकर कोई डील कर ली? गुजरात में एक भी एमपी नहीं जीतता कांग्रेस का। 2014 में साफ, 2019 में साफ। तो क्या तुमने मोदी के साथ बैठकर चाय पी ली थी? यानी हर चीज हम हमारे गले में डाल देंगे। नहीं, ओवैसी गुजरात क्यों आए? अरे क्या गुजरात भारत का हिस्सा है ना? क्यों नहीं आएंगे गुजरात को? जब मोदी गुजरात से बनारस जा सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से अहमदाबाद को नहीं आ सकता। और हैदर का और अहमद का बड़ा खास रिश्ता है, याद रखो। हमारे पीछे नहीं क्यों लड़ रहे आप? नहीं यहां पर क्यों लड़ रहे हैं आप दरियापुर में? मैं आपको बताना चाहूंगा, उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारान कौम और मिल्लत मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव से पहले साबिर भाई के पास लोग आए थे, आकर साबिर भाई से कहा था कि साबिर 3 एमएलए हैं, इनका देख ले यार, कुछ करेंगे। तो साबिर भाई ने कहा था कि ठीक है, तैयार हूं मैं, बात करेंगे। तो साबिर भाई ने अपना दिल बड़ा करके कहा था कि राजकोट में कौन सी सीट है? वंकरा, वाकानेर और यहां की सीट दरियापुर की मंजलिस कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी। जमालपुर से साबिर साहब ने कहा क्योंकि मैं 2 मर्तबा का एमएलए हूं, मैं वहां से लड़ूंगा और पार्टी ने मुझे कह दिया है, ऐलान कर दिया है। तो वो लोग बोले नहीं नहीं, तुम तीनों भी नहीं लड़ना। अब आप बताइए, तीनों भी नहीं लड़ना का मतलब क्या है? हमारे कॉरपोरेटर हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम रुके रहे, इसीलिए हमने लाला का नाम का ऐलान आखिरी वक्त में देर से किया। लाला बहुत नाराज हो रहे थे। लाला पठान है, उनका पारा ऊपर जा रहा था। ए साबिर भाई क्या हो रहा है? मेरे सामने आकर लाला अपने स्टाइल में, मैं लाला सबर करो। जी साहब, आपने कह दिया। फिर लाला अपने घर को भी बुलाए थे, हमको खाना वाना खिलाए। फिर लाला ने जाते वक्त पूछा कि साहब कुछ याद है नहीं है? मैंने कहा बहुत याद है, ठहरो अभी। हमने तो मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि आओ, तुमने कहा था, हम तैयार थे, मगर आपने कहा कि नहीं, आपका गुरूर इतना है कि तीनों छोड़ दो। अरे कल तुम बोलोगे कि अहमदाबाद से मंजलिस को हटा लो, गुजरात में इलेक्शन मत लड़ो,
कोई बात अगर करता है तो वाजिबी बात करनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी को उनके जिम्मेदार आकर साबिर भाई से मुलाकात किए थे। मैं आपके सामने रखना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि बार बार ये कहते बीजेपी बीजेपी बीजेपी। 27 साल से आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, आप क्या हरा पाएंगे बीजेपी को? अच्छा, मैंने 14 कैंडिडेट का हमने ऐलान किया, 14। कल बापू नगर से हमारा एक कैंडिडेट था जिसको कांग्रेस के लोगों ने उसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया। मालूम हुआ नहीं मालूम कि उसको 25 लाख रुपए में उसने अपना जमीर बेच दिया और कैंडिडेट को विड्रॉ भी करा लिया। अब आप बोलिए इनकी यह हरकत क्या है? यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस वाले अपने आप को बेचने को भी तैयार हैं और खरीदने वाले भी हैं ये लोग। मैंने बापू नगर में जाकर जलसा किया, उस कैंडिडेट के लिए जनता से अपील की कि वोट दो। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं बापू नगर की जनता को क्या सूरत दिखाऊंगा जाकर, मगर आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया। आपने उसको पैसे देकर या जो भी है लॉलीपॉप देकर खरीद लिया, वो कांग्रेस में चला गया। अब कांग्रेस पार्टी से पूछो आप तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ये सब काम नहीं करते। क्यों? तुम क्या दूध के धुले हुए हो? वो कैसे भागा? वो आप 1 घंटे में विड्रॉ भी करता है और दूसरे आधे घंटे में कांग्रेस का वो कपड़ा डालकर गुलामी का अपने कैंडिडेट के सामने खड़ा हो जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाह रहा हूं कि तुम सबको खरीद लो जो बिकना चाह रहा है, जो अपना जमीर बेचना चाह रहा है उसको तुम खरीद सकते हो, मगर याद रखो मैं जान देने के लिए अहमदाबाद को आया हूं, मैं अपना खून का खतरा यहां पर बहाने को आया हूं, मैं अपने आंसू बहाने के लिए आया हूं, मैं अपना पसीना बहाने को आया हूं। कांग्रेसियों याद रखो, मैं अपने मकसद के लिए इस राह में मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मेरी आवाज अगर बंद होगी तो मौत मेरी आवाज को बंद कर सकेगा। आप खरीदेंगे, जो बिकता है खरीदो, जो बिकता है तुम उसको खरीदो, मगर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर तुम ये कहोगे तो तैयार हो जाओ उस दिन जब सबका हिसाब किताब अल्लाह करेगा। अरे तुम मुझे क्या खरीदोगे? अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि उस बेवकूफ ने अपना जमीर बेच दिया। अगर वो साबिर भाई को आकर बोलता कि साबिर भाई ऐसा मामला है मेरी मदद करो, मुझे यकीन था कि साबिर भाई उसकी कुछ मदद कर देते, मगर ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, मजलिस उनसे मिली भी है, मजलिस इनसे मिली भी है। अरे हम किसी से मिले हुए नहीं है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से, और वो कनेक्शन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तक है। और जिसका ये कनेक्शन होता है उसको कोई दुनिया की ताकत दौलत हिला नहीं सकती है। तो कांग्रेस के लोगों को हाँ वोट भी डालना है, खाली हमारा भाषण सुन के जाके सो जाना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग बोलते ओवैसी के सभा में लोग तो बहुत आते मगर वोट नहीं डालते। आप वोट डालेंगे लाला को? डालेंगे? डालेंगे या खाली हमारा भाषण सुन के वाह वाह खुश होके चले जाएंगे? वोट भी डालो मेरे भाई। जब तक आप वोट नहीं डालेंगे आपकी अहमियत का आपको अंदाजा नहीं है, आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, आप अपनी ताकत को जानते ही नहीं है। अगर आप मजलिस को वोट डालना शुरू कर देंगे तो आपकी ताकत में इजाफा होगा, सियासी अहमियत में इजाफा होगा आपके। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव आपके लिए हमारे लिए बहुत अहम है। और बार बार ये डराना, बीजेपी का डर, बार बार ये बीजेपी का डर दिखाना। अच्छा बिठाओ, बच्चों को बिठाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि कांग्रेस के बारे में बहुत बोल चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के लोग जरा सोचेंगे मुंह खोलने से पहले।
वडगाम का हमारा कैंडिडेट है, दलित भाई है, उसके घर पे पहुंच के बोल तेरे को कितना चाहिए। अब आप देखो, बापू नगर में कैंडिडेट का नाम क्या था शिबू का, वो जो बापू नगर में 25 लाख में अपना जमीन बेच दिया, उसका नाम शाहनवाज। वडगाम का हमारा दलित कैंडिडेट, उसका नाम कल्पेश भाई। एक तरफ शाहनवाज ने अपनी गंदगी दिखा दी, गंदगी खाकर, और कल्पेश ने अपने किरदार को दिखाया। और कल्पेश ने कहा कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, अभी मिलकर आ रहा हूं कल्पेश से मैं। कल्पेश ने कहा कि मेरे पास आए थे असद भाई, मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे सर पर बंदूक लगा दो तब भी मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आप देखिए, मुझे कल्पेश का जवाब सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, आंख में आंसू आ गए कि जिसका नाम शाहनवाज है वो बिक गया, जिसका नाम कल्पेश है वो खड़ा हुआ है उसूल के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन? हमारे ही लोग। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? हमारे ही सफों से। करबला के मैदान में नवासे रसूल के साथ नमाज भी पढ़ते और पानी बंद करने वाले कौन? हमारे ही लोग। तो अब जब घर में दुश्मन है तो बाहर से दुश्मन क्यों आएगा? इन घर के लोगों को पहचानो जो आपको हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए। मैं कब कह रहा हूं मत हराओ बीजेपी को। मैं बीजेपी के खिलाफ इतना बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मेरी गाड़ी टोल गेट के पास आई तो 6.5 फीट के फासले से 2 बीजेपी के चाहने वाले मेरी गाड़ी मुझ पर 6 राउंड फायरिंग किए। 6 राउंड। ये तो अल्लाह ने उस वक्त लिख दिया था कि मेरी मौत नहीं थी, वरना तो मैं सिर्फ उनकी बंदूक को देखकर यह समझ गया कि अब इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया। 6 फीट के फासले से मुझ पर गोलियां चलाई गई। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब पार्लियामेंट में मैं गया तो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। जब पार्लियामेंट में गया तो कांग्रेस का एक भी एमपी मुझ पर गोलियां चलाने वालों की मजम्मत नहीं किया। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो। दूसरे ही दिन में पार्लियामेंट गया, स्पीकर साहब से मुलाकात की और स्पीकर साहब से कहा कि साहब मुझे 5 मिनट दीजिए बोलने के लिए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि बिल्कुल बोलो ओवैसी, तुम पर गोलियां चलाई गई हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग के एक एमपी ने उठकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर जो गोलियां चलाई हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं कांग्रेस की मजम्मत का मोहताज नहीं हूं, मगर मैं बता रहा हूं इनकी नफरत को तुम्हारे सामने। अगर इनके नेता की सिक्योरिटी कम की जाती है तो कांग्रेस आसमानों को सर पर उठा लेती है। और एक 4 मर्तबा के एमपी की गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई जाती हैं तो कांग्रेस के लोग गूंगे बनकर बैठ गए। मगर मैं इनकी मजम्मत का मोहताज नहीं हूं। मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जान उसी वक्त जाएगी जब जिन अल्लाह ने फैसला कर लिया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, ना मैं कभी पीछे हटूंगा, ना अपनी पीठ को दिखाऊंगा। अगर अल्लाह ने मेरी इस राह में अगर मौत लिखी है शहादत के जरिए तो इससे बड़ा इनाम मुझे नहीं मिल सकता दुनिया में अल्लाह की तरफ से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन लोगों को कहना चाह रहा हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं तुम असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानते। मैं अपने मकसद में, अपने उसूल में पूरा मुस्तहकम हूं। मैंने सियासत सीखी तो एक अपने वालिद के पैर और उलमाओं के पैरों के पास बैठकर मैंने सीखा। मेरा मकसद सियासत में अपनी मकबूलियत को हासिल करना नहीं है। मुझे यह सिखाया गया कि तुम अगर जीत रहे हो तो अवाम का क्या फायदा हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर आपके इस इलाके में मैं आपको सलाम करता हूं कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आपने फसादात देखे 85 का, 92 का।
2002 का आपने फसाद देखा, मगर क्या आप अंदाजा लगाइए, आप तो वहीं के वहीं रह गए। आपको क्या मिला मुझे बताओ? जो कुछ आज आपके पास है वो आपकी मेहनत का नतीजा है, वो आपके अल्लाह की जात पर तवक्कल का नतीजा है। किसी पार्टी ने आपको क्या दिया मुझे बताओ? क्या किसी ने कारोबार में मदद की? क्या किसी ने बैंक से लोन दिलाया? क्या किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। मगर जब चुनाव आएगा तो ये इंटरनेशनल फकीर आकर कहेंगे कि भाजपा को रोकना है, झोली भर दे बाबा, झोली भर दे। ये इंटरनेशनल फकीर है ये लोग। जब चुनाव आता है तो बोलेंगे झोली भर दे, देख भाजपा को रोकना है। अरे तू रोक। 182 असेंबली की सीट गुजरात में मंजलिस कितने लड़ रही है? 14 पे लड़ रही है। एक तो जमीर फरोश निकला तो 13 है। अब 182 में 13 कितने रह गए? 169। मैं जरा मैथ्स में कमजोर हूं, थैंक यू। अब आप 169 पे लड़ो, हराओ बीजेपी को, हराओ बीजेपी को। मैं कह रहा हूं हराओ बीजेपी को। हम भी चाह रहे हैं कि गुजरात से बीजेपी हारे, कांग्रेस हराए और वो छोटा रिचार्ज जो दिल्ली से आए वो भी हराए। अच्छा, वो छोटा रिचार्ज बड़े बड़े बातें करता है, गारंटी कार्ड। वो छोटा रिचार्ज की तारीख यह है कि जब कोविड के जमाने में तबलीगी जमात के मरकज को अगर किसी ने बंद किया तो यही छोटा रिचार्ज ने बंद किया। इसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया। और जब कोविड पेशेंट की लिस्ट आती थी तो उसमें एक लिस्ट होती थी आम आवाम की और दूसरी लिस्ट होती तबलीगी जमात के सुपर स्प्रेडर का नाम किया। आज वो आकर आपकी गलियों में जमालपुर में कहता है, पूछो उससे कि तुमने तबलीगी जमात पर क्यों इल्जाम लगाया। जब भारत में तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो कौन सा कांग्रेस का नेता था, कौन सा किसी पार्टी का नेता था जो टीवी में आकर कह रहा था कि तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर नहीं है, तबलीगी जमात अमन का नाम है, मोहब्बत का नाम है। पूछो इन लोगों से। तो बोलेंगे हम कैसा बोलेंगे, हमारे लीडर तो दिल्ली में बैठे हैं। अरे तेरे मुंह में अल्लाह ने जबान तो दी है प्यारे, ये नहीं बोलेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उस पर नहीं बोलेंगे, बिल्किस बानो उस पर नहीं बोलेंगे, खेडिया में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में रोड पर लाकर जनता के सामने बच्चों को मारा और पीटा गया, उस पर नहीं बोलेंगे। ट्रिपल तलाक का मसला पार्लियामेंट में ओवैसी बोलेगा। CAA का काला कानून आया तो मैंने उस कानून को फाड़ दिया। UAPA का कानून आया तो हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। हर चीज पर हम बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी खामोश बैठती है। तो मैं दरियापुर की जनता से एक सवाल करना चाह रहा हूं, जो आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो पार्टी आपके हुकूक के लिए लड़ती है, आप लड़ने वालों का साथ देंगे या खामोश रहने वालों का साथ देंगे, आपको फैसला करना है। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अगर आप खामोश इसी तरह रहेंगे तो इनकी साजिश यह है कि हमेशा के लिए आपको खामोश कर दिया जाए। बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आप देखना, ये हमारा जुमला कल सुबह 11 बजे से टीवी पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। यानी मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है।
अब कल से शुरू हो जाएंगे, हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। अब आप देखिए, गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने गुजरात को बनाया, कहा ना। अब आप देखिए, गुजरात में खाली 16 सिटी स्कैन है। कितने? 16 सिटी स्कैन है और 5 MRI है। वाह प्रधानमंत्री, तुमने क्या गुजरात को बनाया कि सिर्फ 16 सिटी स्कैन की मशीन और 5 MRI। आपको मालूम होगा कि सिटीज 28 जिलों में कोई MRI मशीन नहीं है। 33 में से सिर्फ 20 जिलों में एक सिटी स्कैन की मशीन है, 20 में नहीं है। आप बताइए फिर क्या किया भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा ने। अब वहीं पर आप देख लीजिए कि आज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बिहार के बराबर है। अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में किसी का जेब से पैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा होता है तो वो गुजरात में होता है। हां, देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात को एक जगह खूब बनाया, मोरबी का ब्रिज बनाया मोदी ने। 150 लोग की मौत हो गई, 50 मासूम बच्चे उसमें शामिल, मगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, सुनो, जब गरबा में पत्थर फेंकने के झूठे इल्जाम में बच्चों को रोड पर लाकर पीटा जाता है तो जिसने 150 लोगों को मार दिया वो दौलतमंद है, उसको नहीं पकड़ा जाता। जो गरीब है उसको लाठियां मारी जाती हैं। बताओ कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं? कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं? बताओ आप। जो नरोडा पाटिया में जिसने 90 लोगों का कत्ल किया, कातिल है, वो बीजेपी के लिए, मोदी के लिए वोट की मांग कर रहा है। जिसने बिल्किस बानो के रेप करने वालों को, उसकी बेटी के कातिलों को संस्कारी कहा, उसको बीजेपी टिकट देती है। और कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस खामोश बैठती है। तो मेरी आपसे अपील है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी ताकत को और अपनी आवाज को पहचानिए और पैदा करिए। आपकी आवाज अगर गुजरात के विधानसभा में जाएगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी। यह नहीं कि सिर्फ साबिर भाई एमएलए बन गए, लाला बन गए, मगर आपकी ताकत बढ़ेगी। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा तौर पर एक हो जाइए। 27 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया ना, 27 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया। हाथ उठाइए, 27 साल से आपने कांग्रेस को वोट दिया। शर्माइए मत, कुछ नहीं होगा, डरिए मत। एक 5 साल के लिए दीजिए, 5 साल के लिए मजलिस को मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आपकी आवाज गुजरात में भी उठेगी, आपकी आवाज असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में लोकसभा में भी उठाएगा। मैं हैदराबाद का एमपी हूं मगर आपका भी एमपी हूं, मैं आपका भी कादिम हूं, मैं आपके दरमियान में था और आपके दरमियान में ही रहूंगा। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 5 तारीख के दिन आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर बेखौफ होकर पूरे एतमाद के साथ पतंग के निशान पर बटन दबाइए। जमालपुर हो, दानीपुर हो, पतंग हर जगह पतंग नजर आना चाहिए। और कांग्रेस और भाजपा को हम बता रहे कि हम पतंग जब पिलाते हैं दिखाने के लिए नहीं, हम पेंच भी लाएंगे। जिसको ढील देना है या जिसको खींचना है वो हमको आता है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं बुजुर्गों का, हमारी मां और बहनों का, उलेमाओं का और आप गयूर नौजवानों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।